गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 13 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज जो बहुत बड़ा जो टॉपिक और जो मुद्दा भी है अपने आप में, वो होने वाला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, तो नोटिफिकेशन आ चुका है। वैसे तो कई साल पहले इसका ये एक्ट पास हो चुका था पार्लियामेंट में, लेकिन क्योंकि अभी तक इसके रूल्स नहीं आए थे तो ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होगा। तो आज सीए के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में, क्योंकि कभी अभी अभी इंडिया ने स्टेज 2 इंडिया में जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से पढ़ सकते हैं। अग्नि मिसाइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है अग्नि मिसाइल के अंदर, जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के पास ही है। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अग्नि मिसाइल की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल है जो अर्बनाइजेशन के बारे में बात करता है। बहुत डिटेल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हो अपने मेंस के आंसर के अंदर लिखने के लिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक के सीधा सीधा। लेकिन यार, जब भी आप देखते हो वीडियोस वगैरह को, आपको अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक करने का तो आपको फर्ज बनता ही है ना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस दे दिया करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी अगर लिखना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलरली एनालिसिस देखते हैं। एक बार थोड़ा सा देखते हैं सिटीजनशिप वाला पूरा केस। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर आपको डिटेलिंग में करवा दूंगा मैं। तो देखिए, सिटीजनशिप कम्स अंडर डोमेन ऑफ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल इन सीएए इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे मान लो आप तमिलनाडु की यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भैया हम लोग सीएए को तमिलनाडु के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। ऐसा ही वेस्ट बंगाल से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कई सारी ऐसे स्टेटमेंट आ रही हैं कि हम लोग वहां पे सीए नहीं होने देंगे। अब सवाल ये उठता है कि साहब, आपने बोल तो दिया कि हम अपने स्टेट के अंदर सीए इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन क्या आपके पास अथॉरिटी है? ये भी तो बड़ी बात है ना। तो सिटीजनशिप के बारे में जो भी चीजें हैं, इसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। CAA will not be implemented in a state, will have no impact on the implementation, because this is completely a domain of union government। इस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ 5% का ही रोल है, इससे भी ज्यादा कम है। कोई रोल नहीं है। जब आप सिटीजनशिप की प्रोसेसिंग की बात करते हो एप्लीकेशन की, तो ये किया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है जी। सेंसस ऑफिशियल्स के द्वारा। ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। अगर मान लो कोई पाकिस्तान से आया हुआ कोई एक सिख है, ठीक है, वो वहां पे प्रोसिक्यूटेड है और इंडिया में सिटीजनशिप चाहता है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उस सिख रिफ्यूजी या सीकर की जो बैकग्राउंड चेक है वो कौन करेगा? वो आईबी करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा। ये कौन है? ये भी यूनियन के अंदर में ही काम करती है, सेंट्रल के अंडर में गवर्नमेंट काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पे बहुत ही कम स्कोप है। वो एप्लीकेशन मान लो उस सिख पर्सन ने जो है इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे अप्लाई किया, उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय द डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्टल मास्टर जनरल। ये किसके अंदर में है? ये भी सेंटर के अंदर में है। समझ रहे हो इस बात को? तो चाहे डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट हो, कोई भी हो, इसमें सारे का सारा रोल किसका आने वाला है? सेंटर का आने वाला है। अभी अच्छा मान लो कोई वही जैसे हमको मैंने बताया, जैसे कोई सिख है जो पाकिस्तान से आया है, या कोई जैन है जो बांग्लादेश के अंदर प्रोसिक्यूटेड है, या कोई हिंदू है जो अफगानिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूटेड है। अगर वो इंडिया में आके अप्लाई करते हैं पोर्टल के ऊपर, तो ये पोर्टल है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो आप उसको ये बता सकते हो। ठीक है, indianCitizenshipOnline.nic.in। 50 रुपये का फीस इस पे सिर्फ लगता है। और कई तरह के फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, जैसे 6B है या कई और तरह के फॉर्म है, 6D है। वो आपको यहाँ पे फुलफिल करने पड़ते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करिए, एफिडेविट दीजिए वहाँ पे, और अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताई है कि इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जब एक बार आप एप्लीकेशन वहां पे फिल कर देते हो, तो आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू एक आपको वेरिफिकेशन आता है। एक बार जब आपके पास वो वेरिफिकेशन आ जाता है, तो उसके बाद आपको पर्सनली जाके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने आपको पेश होना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्योंकि वेबसाइट पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं डालते हो, आप वो बाद में लेके जाते हो।
तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको दिया जाता है ओथ ऑफ अलीजियंस। ओथ ऑफ अलीजियंस का मतलब ये है कि भाई इस भारतवर्ष की, इस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मैं वैल्यू करूंगा, कल्चर की वैल्यू करूंगा, यहाँ के रूल एंड रूल को मानूंगा, यहाँ के जुडिशरी की रिस्पेक्ट करूंगा। वो सब इसके अंदर जो है लिखा होता है रूल ऑफ अलीजियंस के अंदर। तो ये सब बेसिकली प्रोसेस किया जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में तो आपको बेसिक चीजें पता ही हैं कि भाई इंडिया में 2014 दिसंबर 31 2014 से पहले अगर कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जैन कम्युनिटी, अगर इन कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूटेड है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, तो इंडिया में आके उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। पहले यह पीरियड जो है 7 साल 11 साल का होता था, अभी इसको घटा के जो है 5 साल का कर दिया गया है। तो बेसिकली एक तो ये चीज यहाँ पे आपको देखनी है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये है कि इसकी वजह से ना बहुत सारा एक तरह का फियर है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फियर है। क्योंकि 1971 का वॉर या उसके बाद भी बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में आए, ऑल ओवर इंडिया रह भी रहे हैं, आपको पता ही है। अब उनमें से कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिल चुका है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट पे आए थे, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है। अब उसमें जो है कुछ कंसर्न्स यहाँ पे जो नजर आते हैं, उसके लिए सेंटर ने बोला कि भाई देखिए ऐसे कंसर्न्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। नो इंडियन सिटीजन विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव देयर सिटीजनशिप आफ्टर दिस एक्ट। तो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनको किसी तरह का डॉक्यूमेंट देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ये साफ साफ जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है जी। Indian Muslims need not worry as has not made any provision to impact their citizenship। सीए का तो मतलब सिर्फ यही है कि जो पारसी, हिंदू, जैन जो सताए गए हैं, प्रोसिक्यूट किए गए हैं इन कंट्रीज में, उनको सिटीजनशिप देना है, यही पर्पज है सीए का। तो सीए के साथ अगर आप एनआरसी को जोड़ देते हो तब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। एक्चुअली जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उसके रीजन उतने स्ट्रोंग नहीं है जितने स्ट्रोंग एनआरसी के हैं। राइट, देखिए एनआरसी में क्या होने वाला है, एनआरसी में जो अपना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसके अंदर उन लोगों की नाम लिखे जाते हैं जो कि इंडियन सिटीजन हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट है उनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे जाते हैं। तो सीएए, ऐसा कहा जा रहा है कि सीएए से जो 2014 के बाद से अब एनआरसी में भी बहुत सारे लोग एनआरसी का पार्ट नहीं है, जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। वो लोग बहुत समय से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन बिकॉज अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो इसलिए वो एनआरसी का पार्ट नहीं है। लेकिन सीए के थ्रू क्या किया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी जो एनआरसी का पार्ट नहीं थे। कई लाख हिंदूज एनआरसी का पार्ट नहीं थे, अभी जो आसाम के अंदर कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, 19 लाख टोटल एनआरसी का पार्ट नहीं थे, जिसमें से 5-6 लाख जो है मुस्लिम्स हैं, बाकी हिंदूज हैं। अब उनको सीए के द्वारा सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको सीए के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वन थिंग। दूसरी बात, वो एनआरसी से भी बाहर हो गए, तो ना तो आप इंडियन सिटीजन हो, ना आपको सिटीजनशिप मिलने का कोई चांस है, क्योंकि आप माइनॉरिटी में नहीं हो, आप मेजोरिटी में हो उन कंट्रीज के अंदर। इसलिए आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और शायद आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को हम वापस भेजेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो भेजेंगे कहाँ पे। तो ये कुछ सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे, उसके बारे में अभी जो है यहाँ पे कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो अपनी साइड की ही बात करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इफ यू सी ऑन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जो ये विरोध प्रदर्शन और ये कहा जा रहा है वो बेसिकली एनआरसी और सीए को कंबाइन करके जो डर का माहौल है उसके हिसाब से शायद ये यहाँ पे किया जा रहा है। थोड़ा सा अगर इसको देखें हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो तो जो चीज़ें वहाँ पे लिखी थी हम लोगों ने उसको ही देखा था, एक बार थोड़ा सा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो सीए बेसिकली इसने क्या किया, जब सीए ने जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको यहाँ पे इन्होंने अमेंड किया है। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रख दिया गया, December 31 2014। ठीक है जी।
तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इलीगल जो इमिग्रेंट हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 2014 से पहले इंडिया में एंट्री उन्होंने किया है तो। ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कहा है। दूसरा, जो लोग एनआरसी का पार्ट नहीं थे या फिर जो लोग इलीगल माइग्रेंट होके आए हैं, तो फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, इसके तहत उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अभी वो इलीगल डिक्लेयर नहीं होंगे क्योंकि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। राइट। एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये सब जो पोर्टल है वो भी लॉन्च हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है, आईबी वाईबी का उसके अंदर पूरा रहता है। आपकी आइडेंटिटी, रेजिडेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब आपका किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, आपकी कंट्री का पासपोर्ट, कुछ भी आपकी कंट्री, मान लो आप अफगानिस्तान से आए हो तो वो सब यहाँ पे देखा जाता है। ओथ ऑफ एलिजियंस दी जाती है कि भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करोगे। वो सब चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली की जाती हैं। राइट, वो तो सब हो गया। इंडिया में इन जनरली सिटीजनशिप को लेके कौन कौन से रूल्स हैं, देखिए ये तो हम लोगों ने अमेंड कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम लोगों ने अमेंड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, इसके अकॉर्डिंग जो डेट थी वो थी January 26, 1950, जिसको अपडेट करके हम लोगों ने क्या कर दिया है, December 31, 2014, फॉर दीज 5 कम्युनिटीज। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा वो हम लोग ने यहाँ पे ये अमेंडमेंट कर दिया है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, तो जो आदमी इंडिया में 26 जनवरी 1950 को डोमिसाइल था, इंडिया में रह रहा था, उस आदमी को जो है इंडियन सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, हाँ, जो आदमी मान लो इंडिया का डोमिसाइल है लेकिन इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, तो उसके कोई पेरेंट्स हैं अगर वो इंडियन सिटीजन है, अब मान लो आप स्वीडन में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो डेफिनेटली आप इंडियन सिटीजन कंसिडर यहाँ पे किए जा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा एक आम आदमी जो इंडिया में 5 साल से रह रहा है वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। ये इसके अंदर रूल थोड़े थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप इंडिया में July 1, 1987 और December 2, 2004 के बीच में पैदा हुए हो, ठीक है, और अगर आपके कोई भी पेरेंट्स एक इंडियन सिटीजन है, मतलब ये नहीं कह सकते कि सर मैं पैदा हुआ और मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इलीगल बांग्लादेशी हैं। ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया था। अगर आपके दोनों पेरेंट्स, मम्मी और पापा, दोनों इलीगल माइग्रेंट हैं और चाहे आप इंडिया में बोर्न क्यों नहीं हुए हो, तो आप इंडियन सिटीजन नहीं हो। ठीक है, ये पहले प्रोविजन नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रोड कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एनआरआईज लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं वापस इंडिया में आए, क्योंकि देखिए हम लोग तो सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं ना। एक बार अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश सिटीजन बन गए वहां पे, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप तो कैंसिल हो जाती है। आप फिर से चाहते हो इंडिया में आना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, जैसे 7 ईयर, 11 ईयर। अगर आप उस समय तक इंडिया में रहते हो, बेशक आप प्रोफेशनली, जैसे अदनान सामी का एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हो, पाकिस्तान से जो आए थे, सिंगर हैं बहुत बड़े, है ना, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया है थ्रू द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज काफ़ी समय से वो इंडिया में ही रह रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया, उनको मिल गया। तो ये कुछ प्रोसीजर होते हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट तो सिर्फ हल्का सा रिवीजन के लिए दिया था मैंने आपको। आपकी जो बुक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाली, उसमें इंडियन सिटीजनशिप को लेके डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट भी आपको, वो टॉपिक भी पूरा दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, वो तो आप प्लीज वहां से उसको कर सकते हो। कंसर्न्स क्या है सीएए को लेके, मुस्लिम कम्युनिटी के स्पेशली कंसर्न्स क्या क्या है। कंसर्न इसमें ये है कि इसमें इनका कहना है भाई सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये, और क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसकी वजह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म की वैल्यू है, ये उसको वायलेट कर रहा है। देखिए आप कह रहे हो कि ठीक है हम लोग पारसीज को बुलाएंगे, जैन्स को बुलाएंगे, बुद्धिस्ट को बुलाएंगे, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर कम्युनिटीज, अहमदियाज, रोहिंग्याज, व्हाट अबाउट दिस। जब आप जैन्स को, बुद्धिस्ट को, हिंदूज को, सिख को बुला रहे हो, तो इनको बुलाने में क्या दिक्कत है, जस्ट बिकॉज ये दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये तो रिलीजन के बेसिस पे सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 है हमारा, तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सीधा वायलेशन हुआ। तो सीए तो
ऊपर ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि दिस इज एंटी मुस्लिम। क्या आपने सिर्फ इसी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया है, बाकी सब रिलीजन को आपने इंक्लूड कर लिया है। अब इसमें एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है, क्योंकि ये जो जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर ऑफिशियली मुस्लिम कंट्रीज। तो भाई क्योंकि आप बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही मुस्लिम कंट्री हो, तो आपके वहां पे मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा। एटलीस्ट रिलीजन के बेसिस पे तो नहीं होगा। हाँ, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप मुस्लिम हो इस वजह से तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि आप तो ऑफिशियली मुस्लिम कंट्री हो। तो क्योंकि आपके वहां पे मुस्लिम होना एक प्रोसिक्यूशन का कारण नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इंडिया में मुस्लिम इंक्लूड नहीं किया है। जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन होता है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज का। ठीक है, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, क्रिश्चियंस हो। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस चर्चिज के ऊपर लगातार अटैक किए जाते हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है। हिंदूज को वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, ये वेल नोन फैक्ट है। इफ यू सी द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस एंड परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड 1947, तो परसेंटेज काफी ज्यादा था, आज वो परसेंटेज ना के बराबर है। तो परसेंटेज का यही हाल बांग्लादेश के अंदर भी है, यही हाल अफगानिस्तान के अंदर भी है। तो सीधा सीधा ऐसा इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली देयर इज अ प्रोसिक्यूशन। बट स्टिल पाकिस्तान में भी यू सी अहमदियाज, ठीक है, हालांकि अहमदियाज कंसीडर देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स, बट पाकिस्तान में अहमदिया के साथ लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर देम एज अ प्योर मुस्लिम्स इन देयर ओन सेंस। हालांकि दे कंसिडर देमसेल्व मुस्लिम्स अहमदियाज, दे बिलीव इन द कुरान एंड एवरीथिंग। तो इनको क्यों नहीं आप इंक्लूड कर रहे हो? दैट इज द थिंग। अब रोहिंग्यास को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? दैट इज द थिंग। तो एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट यहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से ये कंसर्न्स जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव इंक्लूजन हो गया ना ये तो, आप सबको इंक्लूड करिए। ठीक है, शियाज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको क्यों नहीं? बलोच के साथ होता है। ठीक है, अहमदिया का हमने बता ही दिया, हजाराज के साथ होता है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा। हालांकि दे बिलीव दैट दे आर मुस्लिम्स, दे फॉलो ऑल कुरान ओनली, बट स्टिल दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सुन्नी मुस्लिम्स इन दोज कंट्रीज। ठीक है, इंडिया में ये शिया सुन्नी का उतना ज्यादा डिवीजन नहीं है, एटलीस्ट सामने तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स, और शायद पीछे से भी ना हो, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इन कंट्रीज के अंदर होता है, हजाराज को प्रोसिक्यूट किया जाता है, अहमदियाज को किया जाता है पाकिस्तान में लार्ज स्केल, शियाज को, बलोच को वो किया जाता है। तो आप इनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो फिर? अगर आप सभी की चिंता करते हो तो इनकी चिंता भी करिए फिर तो। ये एक कंसर्न यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कंसर्न नजर आता है, जो कि आसाम अकॉर्ड 1985 हुआ था। तो बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स रह ही रहे हैं, तो वहाँ पे तो डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है कई जगह पे। जो इंडिजेनस पॉपुलेशन है आसाम में, दे बिकेम माइनॉरिटी बिकॉज देयर वाज अ लार्ज स्केल इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। तो वो सब दिक्कतें यहाँ पे हुई, तो ये कुछ कंसर्न्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इस सीए को लेके। ठीक है, हालांकि आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आपको आई होगी। तो जो गवर्नमेंट के आर्गुमेंट हैं इन फेवर ऑफ सीए, वो भी आपको पता होने चाहिए। जो कंसर्न्स हैं, है ना, बाय मैनी एक्सपर्ट्स, बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी आपको पता होने चाहिए। राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यस, वो आपको पता होने चाहिए। तब जाके जो है एग्जाम के लिए ठीक ठाक सा कंटेंट आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड? क्योंकि अभी अभी इंडिया ने जो है स्टेज 2 हम लोगों ने लॉन्च किया है, और बिल्कुल उसको ऑपरेशन करने की तैयारी में हम लोग चल रहे हैं। और स्टेज 2 का मतलब होता है कि जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, इसके द्वारा पावर किया जाता है, स्टेज 2 को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ये टॉपिक हम लोग ने लास्ट वीक किया भी था। फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेज 3 में जाएंगे। स्टेज 3 में हम लोग थोरियम का यूज करेंगे। ठीक है, और थोरियम इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो भैया आने वाला समय इंडिया में है, तो ये तो हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत क्रूशियल फ्यूल है। न्यूक्लियर वेपन बनाना हो, बिजली बनानी हो, बहुत क्रूशियल है। हम दूसरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। जब 1970s में हम लोगों ने पोखरण टेस्ट किया था, तब भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे, है ना, एनएसजी ग्रुप बनाया था जस्ट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस टू इंडिया। फिर 1990s, लेट 1990s में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से किए, फिर से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। वो सैंक्शंस लगा सकते हैं,
क्योंकि इनको पता है कि इंडिया उनसे ही फ्यूल खरीदेगा। पर धीरे धीरे अभी हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेज 2 हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, और आने वाले 10-15 ईयर्स में भी लेस देन दैट हम लोग स्टेज 3 भी कर देंगे। जिस दिन हम लोगों ने स्टेज 3 करेंगे तो बाकी कंट्रीज को टाटा बाय बाय, क्योंकि हम बन जाएंगे आत्मनिर्भर। लेकिन ठीक है, ये सब चीजें बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल क्लीन है, साफ है, ठीक है, वो सब चलता है। बट न्यूक्लियर फ्यूल का जो वेस्ट है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स में हम लोग करते हैं, उसको हैंडल करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है। जो फिशर रिएक्शन होती है, फिशर रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या होती है। एक आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, मान लिया आप यूरेनियम का मान चलते हो। इसके ऊपर आप जो है न्यूक्लियर, इससे आप जो है कि न्यूट्रॉन से इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हो। जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हो तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है वो दो जो छोटे न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे इसे आप कह सकते हो बैरियम, ठीक है, एंड क्रिप्टॉन। अब जब ये रिलीज करता है इन दोनों को, तो यहाँ से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है एक और। ये न्यूट्रॉन फर्दर जाके जो है यूरेनियम के एटम को अटैक करता है, यहाँ से फिर से बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पैदा होगा, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आगे फिर से जाकर रिएक्शन करेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो लगातार चलती रहती है, जो इसे हम लोग फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यू फ्यूजन चेन रिएक्शन। जिसकी वजह से, और इस पूरी प्रोसेस में क्या निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी निकलती है बेसिकली। उससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, स्टीम चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं, बाद में बिजली पैदा हो जाती है। ये एक न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर वो भी न्यूक्लियर ही होता है, रेडियो एक्टिव ही होता है। तो स्पेंट फ्यूल मतलब जो यूरेनियम आप लोगों ने स्पेंड किया, ये तो ये रेडियो एक्टिव है ही। इससे क्रिप्टॉन बना, बेरियम बना, ये भी न्यूक्लियर वेस्ट ही है, ये भी रेडियो एक्टिव ही है। जिसकी वजह से होती है बहुत सारी दिक्कत। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि इसको स्टोर करना, इसको मैनेज करना इज टेक्निकली वेरी वेरी टफ। एक तो ये जो रेडियो एक्टिव होता है, मटेरियल होता है, ये बहुत गर्म होता है शुरुआत में। और रेडियो एक्टिव तो होता ही है, तो आपको सीधा इसको पानी में, रिवर में तो नहीं छोड़ सकते। इसको अब में आप एटमॉस्फेयर में तो नहीं रख सकते। राइट, बहुत डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो आपको इसे कई डेकेड तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-50 साल आपको इसे अंडर वाटर रखना पड़ता है। जब ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कास्क में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे ठंडा किया जाता है। फिर से जो है इसको हम लोग कास्क, ठीक है, इस तरह के जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर इसको भरा जाता है ड्राई में। और इसको फिर बाद में स्टोर किया जाता है। ठीक है। इट कैन बी मूव टू द ड्राई कास्क स्टोरेज, जैसे ये ड्राई कास्क स्टोरेज है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्टील सिलेंडर। ठीक है जी। एंड सराउंडेड बाय द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं करती है। कोई एक इनर्ट गैस का एग्जांपल बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मजा आएगा। कार्बन इनर्ट गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है। कौन सी इनर्ट गैस है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो सिलेंडर होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, सील सेट कर देते हैं। इनको सील बंद करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कई हजारों सालों तक, कई हजारों सालों तक, जिसकी कोई गिनती नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कई हजारों सालों तक इसको हम लोग ऐसी जगह पे स्टोर कर देते हैं जहां पे इसका ह्यूमन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब जब ह्यूमन नहीं भी रहेंगे धरती पर, तब भी ये स्टोरेज रहेगी। इसको इस तरह से स्टोर किया जाता है। अब हम तो क्योंकि कुछ हजार साल के लिए और आए हैं यहाँ पे, राइट, लेकिन ये तो फिर भी उसके बाद भी रहेगा। इतनी ज्यादा इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे इसको हम लोग, जैसे जो ग्रेनाइट्स में स्टोर कर दे, रॉक्स में बेसिकली। ठीक है। डीप अर्थ के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, डीप ओशन बॉटम में इसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। और डीप रॉक्स में इसको, ग्रेनाइटिक रॉक्स वगैरह में इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये स्टोर करने का इसका प्रोसेस होता है। कुछ जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, वो ऐसा होता है जिसको आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। आप उसे अक्वियस वेस्ट कह सकते हो, जो लिक्विड होता है लेकिन उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इसको आप थोड़ा सा ट्रीट करने के बाद एनवायरनमेंट में, यानी कि अपनी ओशंस वगैरह के अंदर रिलीज कर सकते हो, जैसे जापान इस समय कर रहा है।
ठीक है, फुकुशिमा के अंदर जो हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे जो एक्वियस वेस्ट था, जो कि लिक्विड था, लेस रेडियो एक्टिव था, उसको वो लोग ओशन के अंदर रिलीज कर रहे हैं। बाकी फुकुशिमा की जो ट्रीटमेंट है वो तो अभी बहुत सालों तक चलेगी। ठीक है, मे बी नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स ऑल्सो, ऐसा हो सकता है। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी ये इस तरह का वेस्ट आप यहाँ से जनरेट करते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। तो वेस्ट भी वैसे कई तरह का हो सकता है, जैसे कि हाई लेवल वेस्ट होता है, एक लो लेवल वेस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट जो है लेवल वेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से जो है इनको कैटेगराइज आप कर सकते हो। जो हाई लेवल वेस्ट होता है लगभग 50 साल के लिए जो है उसको पहले स्टोर किया जाता है। लो लेवल को जो थोड़ा कम किया जाता है, इंटरमीडिएट को थोड़ा और कम किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल, जैसे मैंने को बताया, उसको ड्राई कास्ट के अंदर भर दिया जाता है, फिर उसको स्टील कंक्रीट के साथ जो है सराउंड करके डीप फैसिलिटीज के अंदर उसको जो है रखा जाता है। ठीक है, ये कुछ को हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस हमारे पास है नहीं। इंडिया कैसे करता है हैंडल इसको, न्यूक्लियर वेस्ट को? जैसे हमारे यहाँ ट्रोम्बे, तारापुर, कालापक्कम में अपनी जो है रिप्रोसेसिंग प्रोसेस है। तो जो निकलता है वहाँ से वेस्ट, ठीक है, जैसे मान लो कहीं से 100 TH निकला, कहीं से जो है 50 TH निकला, फ्यूल जो निकलता है, ऑन द साइट ही हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ऑन द साइट। ठीक है, फिलहाल तो यही प्रोसेस है, और फ्यूचर में शायद हम लोग कुछ स्पेसिफिक इसके लिए साइट बना सकते हैं, बट फिलहाल ऐसा नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं न्यूक्लियर स्टोरेज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन द अग्नि 5 मिसाइल। ये थोड़ा को मैं बताऊंगा क्या होता है। तो अग्नि 5 के बारे में थोड़ा सा आप देखें तो अग्नि 5 इज द बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है आपके पास। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये मिसाइल जब यहाँ से जाती है तो इसका रूट ऐसा होता है। ठीक है, एक पैराबोलिक टाइप का रूट इसका होता है, और यहाँ पे मान लो टारगेट है, इस टारगेट को जाके इसको हिट करना है। तो इस तरह की मिसाइल को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जिसका रूट इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए। तो ये 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट पावर्ड मिसाइल हमारे पास होती है। ठीक है, वॉर हेड वगैरह अच्छा खासा लेके जा सकती है। अभी हमारे पास जो अग्नि 5 है, इसकी जो रेंज है दैट इज लिटिल मोर देन 5000 किलोमीटर। ठीक है, 55 हम मान के चल सकते हैं। और इसलिए इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी आप कहते हो। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो है मल्टी री एंट्री व्हीकल। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जानने में। ट्रेडिशनली क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो अपने साथ एक ही वॉर हेड लेके जाती हैं। ठीक है, और टारगेट को जाके हिट करती हैं। अब क्योंकि ये इनका रूट बहुत लंबा होता है, ये दे गो टू द आउटर एटमोसफेयर ऑल्सो, तो इसीलिए जो एनिमी जो रडार्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा इसको कैच करना, ट्रैक करना बहुत आसान होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर से आ रही होती हैं तो वो कर ही सकते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो यहाँ से वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। और मोस्टली जो है वो इस तरह का काउंटर अटैक यहाँ पे होता है, इन एयर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आपने वो रामायण महाभारत में तो देखा ही होगा, एक तीर इधर से आ रहा है, एक तीर इधर से आ रहा है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो तीर ज्यादा स्ट्रोंग है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ये सब आपने देखा ही होगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। तो ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक ही वॉर हेड होता है, एक ही वॉर हेड होता है। तो अगर ये मिसाइल इसने डिटेक्ट कर ली और डिस्ट्रॉय कर दी तो बात खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री वाला होता है ना, वो थोड़ा होता है इंटरेस्टिंग। इसके अंदर एक नहीं, कई सारे वॉर हेड होते हैं। एक वॉर हेड यहाँ पे हिट करेगा, एक वॉर हेड यहाँ पे हिट करेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे हिट करेगा, ऐसा हो सकता है। तो आप मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हो, क्योंकि ये एक वॉर हेड कैरी नहीं करता है, ये दो तीन चार वॉर हेड कैरी कर सकता है। अगर दो करेगा तो दो टारगेट को हिट करेगा, तीन लेके जाएगा तो तीन टारगेट को हिट करेगा, चार लेके जाएगा तो चार टारगेट को हिट करेगा। अब ये क्या करता है, कई बार इसे बोलते हैं डिकोय। ठीक है, डिफेंस के टर्म में से डिकोय बोलते हैं। डिकोय में क्या होता है कि ये एनिमी रडार्स को कंफ्यूज कर देता है।
अब जैसे मिसाइल यहाँ से आ रही है, हमारी अग्नि आ रही है, इसने यहाँ पे एक नकली फेक वॉरहेड इसने यहाँ पे डंप कर दिया। एनिमी रडार को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, उसको थोड़ी पता ये नकली है, फेक है। वो अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ेगा, लेकिन रियल वाला नहीं था, ये रियल वाला टारगेट पे जाके हिट करेगा। तो एनिमी सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के जो डमी वॉरहेड्स हैं उनको भी रिलीज किया जाता है। इसीलिए जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम होता है उसके द्वारा इनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक बार जो अग्नि चलेगी तो वो कई सारे वॉरहेड लेके जा सकती है। इसमें से कुछ असली होते हैं, कुछ नकली होते हैं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूएस के पास है। अब आ गई है ये इंडिया के पास भी। ठीक है, ये है बड़ी मजेदार चीज। तो आप चल रहे हो यहाँ से, दुश्मन सोचेगा अरे अग्नि आ रही है, चलो टारगेट करो, हिट करो। आप यहाँ पे हिट करोगे, लेकिन पता चला कि आपके हिट करने से पहले इसने मल्टीपल वॉरहेड अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर आपने एक आधा डिस्ट्रॉय कर भी दिया कोई बात नहीं, एक दो तो फिर भी नहीं कर पाओगे, अपना काम कर देंगे वो लोग। तो ये इस तरह से इसके अंदर होता है। अग्नि मिसाइल सीरीज की अगर बात करें तो 1989 के अंदर हम लोगों ने एक डीआरडो ने जो है प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, उस समय पे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने का। और अब्दुल कलाम जी ने भी उस टीम का हिस्सा थे शुरुआत में, बाद में उन्होंने हेड भी किया इसको। और अभी अग्नि 1 से चलते चलते हम लोग अग्नि 5 तक पहुंच चुके हैं। अग्नि 6 की टेस्टिंग चल रही है, तो उसकी रेंज जो है 7,000 किलोमीटर हो सकती है। अमेरिका, चाइना वगैरह के पास, कुछ रशिया के पास, फ्रांस के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, मोर देन 20,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जो है उसी तरह बढ़ रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट अल्टीमेटली डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये अग्नि जो है अपने साथ न्यूक्लियर लेके भी जा सकती है। तो भाई दुश्मन थोड़ा सा बच के रहें। ठीक है, अपने पास पूरी तैयारी है इन केस ऑफ अ वॉर। चलिए, एडिटोरियल क्या कहता है। एडिटोरियल जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है। ठीक है, तो तिकेंद्र सिंह जी ने थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है फॉर द अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। बट उस चीज़ों को थोड़ा अगर आप अलग भी निकाल दोगे तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से अपने एग्जाम के लिए ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा इंडिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं। ये तो न्यू पार्लियामेंट जो बनाया गया, सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम। दूसरा जो है राम टेम्पल बनाया गया। इन दोनों को आप पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, अगर आर्कियोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल और अर्बनाइजेशन के एंगल से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से देखें, तो आर्टिकल थोड़ा बेटर नजर आएगा आपको। अगर आप पॉलिटिक्स की नज़र से देखोगे तो शायद विरोध आपको कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, तो इंडिया में जो ब्रिटिश के टाइम में जो सिटीज हुआ करती थी उनका अलग तरह का पर्पस होता था। इंडिया में आज के समय में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका पर्पस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट नजर आता है। ऐसा अयोध्या का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, राम टेम्पल बना अयोध्या में, 85,000 करोड़ के लगभग लगभग ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे खर्चा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इसको हम लोग रिकवरी कर लेंगे। अयोध्या हो, काशी हो, पुष्कर हो, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जा रही है इनका बेसिक सेंटर क्या है, रिलीजन, है ना, पिलग्रिमेज। जबकि जो ब्रिटिश या जो कॉलोनियल सिटीज हुआ करती थी वो किस लिए होती थी, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, टैक्सेशन, और बाद में यहाँ से पैसा इकट्ठा करके ब्रिटेन में भेज दिया जाता था शिप्स वगैरह के थ्रू। वो एक बेसिक पर्पस होता था। तो जब हम लोग मॉडर्न अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा पर्पस कंक्रीट नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाना, नो। मॉडर्न अर्बनाइजेशन मीन्स आप कल्चर का टेक केयर कर रहे हो, आप लिटरेचर का भी कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर्स का कर रहे हो, आप वहाँ पे आर्ट के लिए भी आपने स्कोप रखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कर्ब्यूशर और हबीब रहमान इनको एम्प्लॉय किया था इंडिया में, चंडीगढ़ को डेवलप करने के लिए, दिल्ली के कुछ हिस्से डेवलप करने के लिए, तो उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा था। वहाँ पे थिएटर था, कल्चर, आर्ट, रिक्रिएशन, सब चीज़ों पे फोकस किया गया था। अब जो कुछ सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो ज़्यादातर रिलीजन के आसपास आप उसको सेंटर करके रखते देख सकते हो। हालांकि हालांकि हाँ वहां पे सिर्फ रिलीजन, अब देखिए सीधी सी बात, अगर आपने वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया तो इकोनॉमिक गेन तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, बनारस की बात करें,
तो गेन तो होगा ही होगा, इकोनॉमिक गेन तो होगा, क्योंकि आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, पिलग्रिमेज जाएंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर बहुत बूम करेगा, कर भी रहा है। लेकिन क्या इसका पर्पस ये था इकोनॉमिक गेन करवाना? नहीं। पर्पस तो पिलग्रिमेज था ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है इकोनॉमिक गेन तो, मतलब एज पर हिम, और कहीं ना कहीं यस उसमें रियलिटी भी है। अब यहाँ पे एक चीज जो देखी जाती है वो ये है कि भाई कॉलोनियल टाइम में जिन सिटीज को डेवलप किया गया, जिसे हम लोग मेट्रो सिटीज कहते हैं, ठीक है, कॉलोनियल उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया में कई सारी सिटीज को डेवलप करने की कोशिश की हम लोगों ने, जैसे भिलाई, राउरकेला, चंडीगढ़ वगैरह एंड ऑल दैट। लेकिन आज भी जो मेजर रूरल माइग्रेशन वगैरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वो मेट्रो सिटीज में ही हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी। नई सिटीज के अंदर नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका एक रीजन तो सीधी सी बात है, इकोनॉमी है। राइट, दिल्ली हुआ, मुंबई, चेन्नई, ज्यादा लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं कलकत्ता वगैरह में? रिलीजियस पर्पज के लिए थोड़ी जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको जाके वहां पे काम मिलेगा, है ना। इन नए सिटीज के अंदर कोशिश तो यही की गई। तो ये जो सेकंड सिटी बन के रह गई, अब इन्होंने कहा कि जो अयोध्या है, अयोध्या भी एक सेकंड सिटी है। ठीक है, अयोध्या सेकंड, अयोध्या मेट्रो की तरह प्राइमरी सिटी नहीं है, ये एक रीजनल सिटी है। अयोध्या, बनारस एक रीजनल सिटी है, रादर देन पैन इंडिया सिटी जस्ट लाइक मुंबई, दिल्ली, ऐसी नहीं है। तो रीजनल सिटीज के ऊपर आप इतना खर्चा करना, क्या वो इन्वेस्टमेंट करना जस्टिफिएबल है? अब इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। लेकिन इनका यह कहना है कि इतना ज्यादा फोकस आप इनके ऊपर कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए? आपको सोशल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। आप हाई बुलेट ट्रेन चला रहे हो, सेंट्रल विस्ता चलाया आपने, सरदार पटेल जी का स्टैचू बनाया, अयोध्या में टेम्पल बनाया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यहाँ पे अलग है। पॉलिटिक्स नजर आ रही है, रिलीजन यहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि ये स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट का रोल होना चाहिए सोशल गुड। ठीक है, आप सिटीज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनानी भी चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए? सोशल गुड। सोशल गुड मतलब आप उसको हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, आर्ट, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा कीजिए, ये आप फोकस में रखिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया को अगले 15 सालों में $840 बिलियन की रिक्वायरमेंट है अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर खर्चा करने का। और हम कहाँ कर रहे हैं? हम लोग टीयर 2 सिटीज में कर रहे हैं, रीजनल सिटीज में कर रहे हैं। ठीक है, जो कि फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए मेट्रो सिटीज, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। भैया जो बनारस है, काशी है, आप इसे रीजनल सिटी कैसे बोल सकते हो? कितने सालों से, कितने सौ सालों से, हजारों सालों से काशी में पूरे इंडिया में से पिलग्रिमेज हो रहा है। तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, केरला से लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आते हैं पिलग्रिमेज के लिए। काशी में, बनारस में, है ना, गंगा घाट पे आरती करते हैं ऑल दैट। तो आप कैसे कह सकते हो रीजनल सिटी है? काशी तो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोली जाती है, तो रीजनल सिटी कैसे हुई? अयोध्या, अयोध्या इकोनॉमिकली शायद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी नहीं है, लेकिन अयोध्या का जो कल्चरल जो वैल्यू है, वो उनसे किसी तरह से भी कम नहीं है। तो आप अयोध्या को रीजनल सिटी कैसे कह सकते हो? तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछने भी चाहिए। बट इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा ये था कि भाई जो मॉडर्न प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की, एज प्रायोरिटी है अभी करंट टाइम में, वो थोड़ी सी रिलीजन बेस्ड ज़्यादा है, जबकि उसका बेस जो है वो सोशल होना चाहिए, है ना, सोशल गोल होना चाहिए। तो ये इनका कहना है बेसिकली। ठीक है, तो घुमा फिरा के इन्होंने एक ही बात ये बार बार बोली है यहाँ पे। कोई कंक्रीट चीज़ इन्होंने कुछ खास ऐसी बताई नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं इसको पढ़ने लगा। बट एनीवेज, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।